कौन कौन से फैक्टर्स पोटेशियम के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। तो कोई कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पोटेशियम जो है नॉर्मल ब्लड से सेल के अंदर शिफ्ट हो जाता है, और कोई कोई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सेल से पोटेशियम ब्लड के अंदर शिफ्ट होता है। तो जो फैक्टर्स जो हैं मेरा ब्लड से इंट्रासेलुलर शिफ्ट करवाते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांससेलुलर शिफ्ट। जो ट्रांससेलुलर शिफ्ट इंट्रासेलुलर शिफ्ट करवाते हैं वो करेंगे हाइपोकैलेमिया, और जो सेल से पोटेशियम को बाहर भेजेंगे ब्लड में वो करवा देंगे मेरा हाइपरकैलेमिया। ये सारे कॉजेज़ हैं मेरे पास हाइपोकैलेमिया के, ये सारे कॉजेज़ हैं मेरे पास हाइपरकैलेमिया के। तो इसको इंडिविजुअली देख लेते हैं। सबसे पहले हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया कौन कौन करते हैं? हाइपोकैलेमिया फर्स्ट इज इंसुलिन। तो इंसुलिन कैसे हाइपोकैलेमिया करेगा वो चीज़ देखते हैं। तो यहाँ मेरे पास एक सेल है, सेल के पास यहाँ मेरा ब्लड है। नॉर्मली सेल के ऊपर एक मेरे पास सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होता है। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस का नॉर्मली फंक्शन क्या रहता है? 3 सोडियम आउट एंड 2 पोटेशियम इन। जब ये एक्टिवेट होगा तो 3 पोटेशियम को सेल से बाहर भेजेगा, 2 पोटेशियम को सेल के अंदर लेगा। तो जो भी मेरा इंसुलिन काम करेगा, इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन इस सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को स्टिमुलेट करेगा। जब सोडियम पोटेशियम एटीपीएस मेरा स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा? ज़्यादा पोटेशियम अंदर जाएगा, ज़्यादा सोडियम बाहर आएगा। तो जब मेरा पोटेशियम अंदर जा रहा है, कहाँ से पोटेशियम अंदर जाएगा? ये सारा का सारा मेरे ब्लड से जाएगा। तो जब ब्लड से पोटेशियम अंदर गया तो ब्लड के अंदर हाइपोकैलेमिया। तो इंसुलिन इज अ कॉज ऑफ हाइपोकैलेमिया। तो यही चीज़ कहाँ, इसका इम्प्लीकेशन देखें तो क्या रहेगा? अगर मेरे पास हाइपरकैलेमिया का पेशेंट है, हाइपरकैलेमिया का पेशेंट क्या है? ब्लड के अंदर पोटेशियम ज़्यादा है, तो इसका ट्रीटमेंट का एक पार्ट क्या रहेगा? इंसुलिन। इंसुलिन इज ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया। कैसे? क्योंकि वो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ पोटेशियम है जो बाहर मेरे सेल्स के अंदर है उसको वो, सॉरी, जो बाहर मेरे ब्लड के अंदर है उसको वो सेल के अंदर भेज देगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया फर्स्ट हमारा इंसुलिन। दूसरा हमारा होता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन हमने पिछली बार जो सोडियम मेटाबॉलिज्म है, सोडियम मेटाबॉलिज्म में देखा था। एल्डोस्टेरॉन हमारा काम करता है डीसीटी और कलेक्टिंग टिब्यूल पे। जैसे ये मेरा ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन हुआ, ये मेरा पीसीटी हुआ, ये लूप ऑफ एनले, ये डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट। तो मेरे पास यहाँ पे पी सेल्स होते हैं डीसीटी के अंदर कलेक्टिंग डक्ट पे। मैक्सिमम हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है। तो लेट सपोज जैसे मैं डायग्राम बनाऊँ तो ये मेरा पी सेल है एक, यहाँ पे इसके सामने से ये मेरी ब्लड वेसल है। तो जैसे अब इसमें ना 3 चैनल्स होते हैं। 3 चैनल्स में क्या है? सबसे पहले हमने क्या देखा था? ये हमारा ब्लड है, ये हमारा नेफ्रॉन की ल्यूमन है, नेफ्रॉन ल्यूमन, और ये हमारा पी सेल है। तो इसमें पी सेल्स पे 3 पंप रहते हैं। तो उसमें पहला पंप कौन सा है? पहला है वो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस क्या काम करता है? 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम सेल के अंदर। ये चीज़ अभी देखा था। तीसरा एक हमारे पास चैनल रहता है इनैक। इनैक चैनल का काम क्या होता है? पोटेशियम को, सॉरी, इनैक चैनल का काम क्या होता है? नेफ्रॉन की ल्यूमन से सोडियम को अंदर करना। तीसरा हमारे पास एक चैनल रहता है रोम के चैनल, और एक और हमारे पास चैनल होता है उसको बोलते हैं बी के चैनल्स। अब हमारे पास जब भी एल्डोस्टेरॉन आएगा तो एल्डोस्टेरॉन क्या काम करता है? एल्डोस्टेरॉन का रिसेप्टर जो होता है, एल्डोस्टेरॉन का रिसेप्टर न्यूक्लियस में होता है। तो जब भी एल्डोस्टेरॉन आएगा वो न्यूक्लियस से मेरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनवाएगा जिससे प्रोटीन सिक्रीट होंगे, और वो जो प्रोटीन्स हैं वो स्टिमुलेट करते हैं मेरे इन सारे चैनल्स को, ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को। जब मेरा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस जो चैनल है ये स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा? एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सोडियम मेरा ब्लड में जाएगा और कुछ अमाउंट ऑफ पोटेशियम मेरा सेल के अंदर आएगा। तो मैंने 3 सोडियम बाहर भेजे सेल के और 2 पोटेशियम अंदर आए। तो नेट सेल के अंदर क्या हुआ? नेट सेल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुई? 3 पॉजिटिव आयन बाहर चले गए और 2 ही पॉजिटिव आयन वापस अंदर आए, तो नेट नेगेटिव हो गया। तो जब नेट नेगेटिव हो गया तो इसको मैंने बताया था हर सेल को इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल रहना है। तो इस नेगेटिविटी को मेंटेन करने के लिए ये ल्यूमन से, नेफ्रॉन की ल्यूमन से सोडियम को पुल कर लेगा। सोडियम जो है नेफ्रॉन की ल्यूमन से अंदर आ जाएगा पी सेल्स के अंदर। कहाँ से? इनेक चैनल से। तो जब सोडियम इनेक चैनल के थ्रू अंदर गया तो मेरे नेफ्रॉन की ल्यूमन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट हो गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट हो गई तो वो क्या करेगा? पी सेल से पॉजिटिव आयंस को पुल करेगा। तो कौन सा पॉजिटिव आयन पुल होगा? पॉजिटिव आयन जो पुल होगा वो होगा पोटेशियम। तो रोम के चैनल जो होगा उससे नॉर्मली पोटेशियम आएगा। लेकिन अगर मान लो लेट सपोज यहाँ पे ल्यूमन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा क्रिएट हो जाए, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाए, तो उसके अंदर हमारा बी के चैनल्स ये भी एक्टिवेट हो जाते हैं और इससे भी मेरा पोटेशियम
बाहर आने लगता है। तो हमें नेट क्या याद रखना है एल्डोस्टेरोन में, एल्डोस्टेरोन की वजह से सोडियम का होता है एब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड, है ना, सोडियम जाएगा ब्लड के अंदर और जो पोटेशियम है वो एक्सक्रीट होगा यूरिन में, और जब पोटेशियम एक्सक्रीट होगा तो ये ब्लड के अंदर से करवा देगा पोटेशियम कम, जिसकी वजह से ये करवाता है हाइपोकैलेमिया। तो ये हमारे पास एक रीज़न रहा कि इंसुलिन कराता है हाइपोकैलेमिया, एल्डोस्टेरोन कराता है हाइपोकैलेमिया। तीसरा है हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या आता है, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन थ्रू बीटा टू रिसेप्टर्स। बीटा टू रिसेप्टर क्या कराते हैं, बीटा टू रिसेप्टर भी सेम इंसुलिन की तरह स्टिमुलेट करेंगे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। जब ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को स्टिमुलेट करेंगे तो उसकी वजह से पोटेशियम मेरा सेल के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से हाइपोकैलेमिया होगा। तीसरा है हमारा एल्कोलोसिस। एल्कोलोसिस हमने पिछली उसमें देखा, पिछली स्लाइड के अंदर, कि एल्कोलोसिस क्यों होता है, एल्कोलोसिस कैसे हाइपोकैलेमिया करवाएगा, पीएच को मेंटेन करने के लिए। तो ये चीज़ अगर मैं अपोजिट में देखूं, अब ये सारे मेरे पास कॉजेज हो गए हाइपोकैलेमिया के, अब हाइपरकैलेमिया के क्या क्या कॉजेज होंगे, इनके एग्जैक्ट अपोजिट। अगर मेरा इंसुलिन पोटेशियम को कम करवा रहा है तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी, इंसुलिन कम हो जाएगा तो वो क्या करवाएगा, पोटेशियम का एक्सेस, क्योंकि वो सोडियम पोटेशियम जो एटीपीएस पंप हैं वो काम नहीं कर पाएंगे, नहीं काम करेंगे तो पोटेशियम सेल के मतलब जो अंदर जा रहा था सोडियम पोटेशियम एटीपीएस से वो नहीं जा पा रहा, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ पोटेशियम सेल के अंदर ही रहेगा, जिसकी वजह से हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे एल्डोस्टेरोन मेरा हाइपोकैलेमिया करवा रहा था, तो यहीं पे अगर एल्डोस्टेरोन की कमी हो गई किसी वजह से तो वो मेरा हाइपरकैलेमिया करवा देगा। किसमें होती है एल्डोस्टेरोन की कमी, जैसे एडिसन्स डिजीज, एड्रेनल काम ही नहीं कर रहे। फिर यहाँ पे मैंने बोला था कि बीटा टू एगोनिस्ट, है ना, बीटा टू एगोनिस्ट जैसे साल्ब्यूटामॉल, साल्ब्यूटामॉल हमारा करवाता था हाइपोकैलेमिया। तो यहीं पे अगर मैं बीटा टू एंटागोनिस्ट दे दूं, अब बीटा टू एंटागोनिस्ट तो मेरे पास कुछ है नहीं ड्रग्स, अब मेरे पास दो ही होते हैं, या तो बीटा वन सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट, या दूसरे जिसमें ये कार्बिडोलॉल बिसोप्रोलॉल ये सारे आते हैं, या फिर नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स जिसके अंदर जैसे प्रोप्रानोलॉल। तो अगर मैं नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर दूंगा तो ये बीटा टू रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, बीटा टू रिसेप्टर जब ब्लॉक होंगे तो उसकी वजह से मेरे पास पोटेशियम बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ में ध्यान रखना है, जब भी हम ये बीटा ब्लॉकर्स देते हैं नॉन सेलेक्टिव स्पेशली, तो हाइपरकैलेमिया करवाते हैं। प्लस साथ में एसिडोसिस, एसिडोसिस में अभी पढ़ा था, जैसे एल्कोलोसिस हमारे पास क्या करवा रहा है, एल्कोलोसिस करवा रहा था पोटेशियम को कम, वैसे ही एसिडोसिस पोटेशियम को बढ़ाएगा। और लास्ट हमारे पास रहता है सेल लाइसिस। सेल लाइसिस अभी हमने देखा था, जैसे हिमोलिसिस हो रहा है या मसल ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ऐसे ऐसे पोटेशियम जो है मेजर इंट्रासेलुलर आयन है, तो इंट्रासेलुलर आयन सेल से बाहर निकलेगा, जब बाहर निकलेगा तो कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर, ब्लड में पोटेशियम बढ़ जाएगा तो इट विल कॉज हाइपरकैलेमिया। तो ये सारे हमारे कॉजेज हैं। इसमें से मेन चीज़ आपको क्या याद रखनी है, मेन चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये चीज़ है कि जब भी हमारे पास हाइपरकैलेमिया होगा, हाइपरकैलेमिया अगर कभी भी हुआ तो उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, इंसुलिन प्लस साथ में बीटा टू एगोनिस्ट, है ना, बीटा टू एगोनिस्ट। तो इसके अंदर क्या रहेगा, जैसे साल्ब्यूटामॉल, अगर आपने कभी भी आईसीयू सेटिंग्स में या कभी आईपीडी पेशेंट में अगर आपने देखा हो किसी भी हाइपरकैलेमिया के पेशेंट को, तो हम उसको इंसुलिन देते हैं प्लस साथ में इनहेलेशनल नेबुलाइजेशन देते हैं साल्ब्यूटामॉल का, जिसकी वजह से हमारे पास सेलुलर शिफ्टिंग होती है, ट्रांससेलुलर शिफ्ट ऑफ पोटेशियम, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर से पोटेशियम कम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ पोटेशियम जो है सेल्स के अंदर शिफ्ट हो जाता है। ये चीज़ देखना है। आगे चलते तो सेम चीज़ ही है, हमारे पास किस किस वजह से ट्रांससेलुलर शिफ्ट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मेरे पास हाइपोकैलेमिया हो रहा है। हमने देख लिया इंसुलिन, बीटा टू एगोनिस्ट देख लिया, साल्ब्यूटामॉल, एल्कोलोसिस देख लिया। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ और याद रखना है, अगर मेरे पास बीटा टू एगोनिस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे सेम अल्फा वन ब्लॉकर्स, अल्फा वन ब्लॉकर या अल्फा वन एंटागोनिस्ट, इसमें एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे पैराजोसिन, पैराजोसिन ये सब कहाँ यूज़ करते हैं, हम ये यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन में, तो ये भी हमारे पास हाइपोकैलेमिया कराते हैं, अल्फा वन एंटागोनिस्ट। दूसरे इंक्रीज करने वाले क्या क्या हैं, इंक्रीज करने वाले वही अपोजिट, जैसे हमने देख लिया एसिडोसिस हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया ये चीज़ अभी देखेंगे कैसे, फिर बीटा टू एंटागोनिस्ट ये भी नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर प्रोप्रानोलॉल ये नहीं। फिर तीसरा है यहाँ पे इंक्रीज सीरम ऑस्मोलैरिटी, अगर किसी भी वजह से मेरे पास इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी हो जाए ब्लड में, ब्लड में ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, ये मेरे पास सेल है, तो जहाँ भी हमने देखा था जहाँ भी मेरे पास सॉल्यूट्स ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे मेरे पास कम सॉल्यूट्स हैं, ब्लड के अंदर ज़्यादा सॉल्यूट्स हैं, तो मेरे पास सारा वाटर बाहर निकलेगा, सेल से वाटर बाहर निकल जाएगा, तो इसकी वजह से क्या है, सेल के अंदर हीमो कंसनट्रेशन हो जाएगा, तो पोटेशियम आयंस बढ़ जाएंगे। तो जब पोटेशियम बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ गई सेल के अंदर, तो लेकिन सेल को तो इलेक्ट्रो न्यूट्रल रहना है, तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पोटेशियम सेल्स के बाहर आके ब्लड के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से अगर कभी भी हाइपरऑस्मोलर स्टेट होगी
तो वो हाइपर ऑस्मोलर स्टेट मेरे पास हाइपरकैलीमिया कराएगी। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है हाइपर ऑस्मोलर स्टेट का, जैसे हमने पढ़ा भी था हाइपोनेट्रीमिया के अंदर। हाइपर ऑस्मोलर कभी भी ऑस्मोटिक एजेंट बढ़ जाएं, जैसे हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया में मेरे पास ग्लूकोज बढ़ गया, जब ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो वो भी मेरे पास हाइपरकैलीमिया कराएगा। दूसरा, अगर कभी भी मैं पेशेंट को मैनिटॉल दे दूं या फिर रेडियो कॉन्ट्रास्ट आयोडीन दे दूं, रेडियो कॉन्ट्रास्ट डाई जो होती है हम सीटी स्कैन कराने के लिए देते हैं, उससे भी ये चीज़ कर सकती है। प्लस साथ में ग्लिसरॉल दे दूं कभी, तो वो भी मेरे पास हाइपरकैलीमिया कराएगा। लास्ट आता है मेरे पास एक्सरसाइज। अगर कभी किसी पेशेंट में एक्सरसाइज, जैसे हमने पिछली साइड में देखा था, तो उसकी वजह से मसल डैमेज होगी, मसल डैमेज होगी तो हमारे पास पोटेशियम जो है सेल के से निकल के ब्लड में आ जाएगा, जिससे मेरे पास हाइपरकैलीमिया हो जाएगा।